हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलीफार्मेसी यानी मल्टीपल दवाइयाँ जब पेशेंट्स को दी जाती है तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे सॉर्ट आउट करें या उन प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं, उनको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस सॉल्यूशंस पर। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सारे प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन किया था। टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया था इसलिए हमने उसे ब्रेक कर लिया था। आज हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पर, ताकि जिन पेशेंट्स को बहुत सारी तरह की दवाइयाँ चल रही हैं वो परेशानियों से खुद को बचा सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे आसान और सबसे ईजी सोल्यूशन ये है कि जितने भी डॉक्टर्स की जितनी भी दवाइयाँ आपको चल रही है वो सबको एक जगह पे आप लिख लीजिए उनके डोजिंग शेड्यूल्स के हिसाब से। यानी कि एक एक्सेल शीट या एक प्रिंट आउट आप बना लीजिए कि मॉर्निंग की इतनी मेडिसिन, आफ्टरनून की इतनी मेडिसिन, नाइट की इतनी मेडिसिन, खाने के पहले कितनी, खाने के बाद की इतनी, या रात के खाने के पहले इतनी। ये सारी चीज़ों को आप एक शीट में बना के उसका एक प्रिंट आउट लगा के या तो फाइल में रख लीजिए या दीवार पर चिपका दीजिए या एक नोटिस बोर्ड बना के उसमें लगा दीजिए, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो। जो भी लेटेस्ट पर्चा चल रहा हो उसके हिसाब से आप उसको कंप्यूटर में एडिट कर दें। ऑब्वियसली हम उम्र दराज पेशेंट से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सारी चीज़ें खुद मैनेज कर लें, पर यंगस्टर्स उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो उनके लिए लाइफ सिंपल कर सकते हैं कि भाई ये सारी मेडिसिन को एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर लें। मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना किसी भी पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर एक पेशेंट को हार्ट के, ब्रेन के, लिवर के, किडनी के, हड्डी के और अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग डॉक्टर्स के पर्चे चल रहे हैं तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, खासकर उम्र दराज पेशेंट से, कि वो हर पर्चे को बार बार चेक करे और दवाइयों को प्रॉपरली मैनेज करे। इसलिए सब दवाइयाँ एक ही जगह पे लिख लीजिए। और उसमें ये भी होगा कि आपस में दवाइयाँ मिक्सअप नहीं होंगी, दवाइयाँ भूलेंगी आपको कम, और उसमें आपको ये एटलीस्ट पता रहेगा कि कोई दवाई पर्टिकुलर मिस नहीं हो रही है। सब दवाइयाँ जब एक साथ होगी, कोई दवा अगर ओवरलैप भी हो रही है तो भी आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए अगर एंटासिड 5 डॉक्टर ने लिखा है, सबने अपने पर्चे में एंटासिड लिखा है, सबने अपने पर्चे में मांसपेशी का दर्द का दवा लिखा है, सबने मल्टीविटामिन लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि सब पर्चों में कौन सी चीज़ें कॉमन है। मान लीजिए अगर किसी ने मोशन को सॉफ्ट करने की दवा लिखी है तो वो सिर्फ रात को देने की होती है, तो वो चारों डॉक्टर के पर्चे में मिल जाएगी। तो आप उसको देख सकते हो कि भाई ये एक ही लेनी है, या किसी और से पूछ सकते हो कि भाई ये दवा क्या काम करती है, अच्छा ये यही काम करती है तो उसको हटा दीजिए। तो ऐसे में आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, किसी फार्मासिस्ट की, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की, किसी डॉक्टर की जो आपके घर पर आ सकता है या जिसके पास आप दवाइयाँ ले जाके सारी समझा सकते हो। ऑब्वियसली ये सारे काम बहुत बिजी प्रैक्टिशनर उतना इजीली नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो आपकी सारी दवाइयों को हेल्प आउट करना उनको मुश्किल होता है। तो आप किसी नर्सिंग स्टाफ का मदद ले सकते हैं, किसी फार्मासिस्ट का मदद ले सकते हैं, किसी जानकार पढ़े लिखे व्यक्ति की भी मदद ले सकते हैं जो आप दवाइयों से आपको एजुकेट करके सब चीज़ों को मैनेज कर पाए। वो व्यक्ति पहले एक बार डॉक्टर से समझ ले कि हाँ कैसे मैनेज करना है, और बाद में घर पर वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली सॉर्ट आउट कर सकता है आपके लिए, जिससे कि गलतियाँ कम हों। इसके अलावा आप डॉक्टर्स के पास जाके डी प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। आप डॉक्टर को बोलिए कि साहब इसमें कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं वो आप लिख दीजिए, वो कंटिन्यू रखिए, बाकी कम कर दीजिए। दूसरा, एक बार एटलीस्ट उनको दिखा दीजिए कि मुझे इतने इतने डॉक्टर की और दवाइयाँ चल रही है, इसमें कोई ओवरलैप तो नहीं है। अब ब्रेन का डॉक्टर भी खून पतला करने की दवा लिखता है, हार्ट का डॉक्टर भी खून पतला करने की दवा लिखता है, किडनी वाला डॉक्टर भी वही लिखता है, पर ये दवाइयाँ अगर तीनों आपने ले ली तो खून ज़्यादा पतला हो जाएगा। हो सकता है वो अलग अलग कंपनी की अलग अलग ब्रांड्स की दवाइयाँ लिखे, अलग अलग तरीके की दवा लिखे, तो उसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर को ही दिखा दीजिए कि ये दवाइयाँ मेरे को उधर से लिखी हुई है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। एक पर्चा में आप सारी चीज़ें लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उससे पेशेंट्स को मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाता है। और जो गैर ज़रूरी दवाइयाँ हैं जिनके बगैर काम चल सकता है, जैसे मल्टीविटामिन है या छोटी मोटी सिम्टम्स की दवा है, उनको आप कम करवा सकते हो ताकि पेशेंट्स को इरिटेशन ना हो और नंबर ऑफ़ टैबलेट्स कम हो जाए। इसके अलावा इससे पेशेंट का कॉस्ट कटिंग भी हो सकता है। जब सारी मेडिसिन को आप एक साथ लिखवा सकते हो और मैनेज करवा सकते हो, डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो, उनसे ही रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे को फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है, मेरे को इतनी मेडिसिन लेने में दिक्कत आ रही है, तो इसमें कौन कौन सी ज़्यादा ज़रूरी दवाएं वो आप मुझे बता दीजिए, उस हिसाब से मैं थोड़ा एडजस्ट कर पाऊँगा। तो डॉक्टर भी उनके कॉस्ट कम करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं, दवाइयों को एडजस्ट करने में मदद कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, सस्ते ब्रांड्स की मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ये पॉलीफार्मेसी वाले पेशेंट्स को होता है कि ब्रेन की दवा अलग, किडनी की दवा अलग, सब एक साथ खाते रहते हैं और खर्चा उनका हर पर्चे पर 500 से 1000 रुपये महीना जाता रहता है। तो ओवरऑल महीने में आपका खर्चा 8-10 हज़ार रुपये महीना या उससे भी ज़्यादा पहुंच जाता है जब आप 10 डॉक्टर की दवाई लेने लगते हो।
तो ये भी कम करने में आपकी मदद करेगा, आपका कॉस्ट भी इससे कम हो जाएगा, जिससे दवाइयों को लेने में आपको थोड़ी सहूलियत होगी। इसके अलावा जो है आप पेशेंट को एजुकेट करिए या उसके फैमिली में किसी को प्रॉपरली एजुकेट करिए या किसी को उनके घर में जिम्मेदारी दीजिए कि वो इस चीज़ों को मैनेज कर सके। मान लीजिए अगर घर पे उम्रदराज लोग हैं जो खुद मैनेज नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो उनको एजुकेट करिए कि कैसे करना है। नहीं कर सकते तो किसी को डेजिग्नेट करिए कि घर में कोई बच्चे, बहू बेटी वगैरह या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह हैं जो एजुकेटेड है प्रॉपरली, वो मैनेज करके दें दवाइयाँ, या किसी सर्वेंट को हायर कर सकते हैं जो ये सब चीज़ें मैनेज कर सके, या किसी पैरामेडिकल स्टाफ को आप बोल सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ को, कि भाई आप जब हॉस्पिटल जा रहे हो जाते समय एक बार मेरे दादाजी को दवाइयाँ आप देते हुए चले जाना, उनकी दवाइयों को अलग अलग सॉर्ट आउट करके निकाल के चले जाना। तो वैसा भी कई लोग करते हैं कि एक बंदा घर पे आके दवाइयों को अरेंज कर देता है और हफ्ते भर की दवाइयाँ या 4 दिन की दवाइयाँ अरेंज करके चला जाता है, उस हिसाब से फिर पेशेंट उसको लेता रहता है। तो इस तरह की चीज़ें आप दूसरों की मदद लेके कर सकते हैं जब पेशेंट खुद वो सब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता है। कई क्या है, उम्रदराज लोग के कोई देख रेख करने वाला होता नहीं है, उम्रदराज पेशेंट्स अकेले रहते हैं, उनको प्रॉपर दिखाई नहीं देता, उनको प्रॉपर सुनाई नहीं देता, तो इसमें उनको दूसरे लोगों की मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा आप अलग अलग तरह के रिमाइंडर्स और ऐप्स यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आप लिस्ट बना के रख लो दवाइयों का, उस तरह से आप ऐप भी बना सकते हो जो दिन में इतने बार बजेगा, कि सुबह के टाइम अलार्म बजेगा कि हाँ ये, उसमें आपने रिमाइंडर डालिए कि ये दवाई खाने का वक्त हो गया, तो उसमें घड़ी में अपने आप बड़े डिस्प्ले में आ जाएगा कि ये 5 दवाइयाँ खाने का वक्त है, तो डॉक्टर पेशेंट चेक करके 5 दवाई खा लेगा, या हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को वो दवाई दे सकते हैं। मान लीजिए दोपहर के टाइम का फिर से अलार्म बजा, रात के टाइम का फिर से अलार्म बजा, तो मिस होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा मेडिसिन मैनेजमेंट टूल्स आते हैं, अलग अलग तरह के ऐप्स आते हैं, अलग अलग दवाइयों के डिब्बे आते हैं जिसमें आप दवाई को निकाल के रख दीजिए। अब सारी दवाइयों को निकालने में रखने में थोड़ी ख़राब होने का चांस रहता है, तो आप उन दवाई को सिर्फ टुकड़े काट काट के रख दीजिए, मतलब पूरा स्ट्रिप को खोलिए मत, लेकिन टुकड़े काट के 10 गोलियाँ, तो एक 10 दिन का डब्बा बना के उसमें हर रोज के टाइम में एक एक डाल दिया, पेशेंट अपने आप उसको फाड़ के खा लेगा जब भी उसको खाने का होगा। स्ट्रिप आप फाइनली नहीं खोले, लेकिन कट कर करके उसको डाल दें, या इस तरह से आप कैसे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वाटर टाइट डब्बा है या एयर टाइट डब्बा है जो बिल्कुल मॉइस्चर प्रिवेंट कर सकता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक या ऐसा मटेरियल है, तो उसमें दवाई को निकाल के भी रख सकते हैं, अगर वो सेफ़ रहेगा तो अच्छा है। पर ऐसे में थोड़ा दवाई का सेफ्टी या उसका इफेक्ट का थोड़ा रिस्क होता है कि दवाई कई बार असर ना करे, खासकर कुछ ऐसी दवाई जो कोल्ड चेन डिपेंडेंट होती है, या कुछ ऐसी दवाई जो बाहर रखने से ख़राब हो जाती है, मॉइस्चर वगैरह पकड़ लेता है, तो वैसी दवाइयों को क्या है बाहर निकाल के रखना उतना ईजी नहीं रहता, उनमें डैमेज होने का चांस हो जाता है। इसके अलावा बाकी सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वगैरह का एक इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप बनाया जा सकता है। अपने इंडिया में तो ये इतना इजी नहीं है क्योंकि एक जगह पे या एक क्लिनिक पे सारे डॉक्टर्स नहीं मिलते, पर एक ग्रुप बनाया जा सकता है जहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है जो सारे चीज़ों को मैनेज कर सके। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में सारे तरह के स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, तो एक फार्मेसी एरिया बना दिया आपने, या एक पैरा मेडिकल स्टाफ को आपने बिठा दिया जो सबकी दवाइयों को ऑर्गेनाइज करने में, अरेंज करने में उनकी मदद करेगा। तो वैसा एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो ये चीज़ों को मैनेज करे और पेशेंट को हेल्प आउट कर सके, दवाइयों को लेने में मदद कर सके और दवाइयों से रिलेटेड गलतियों को थोड़ा प्रिवेंट कर सके। इसके अलावा रेगुलर मेडिसिन का रिव्यू ज़रूरी है कि पेशेंट मेडिसिन खा रहा है कि नहीं खा रहा है, खा रहा है तो कौन सी खा रहा है, गलत दवा तो नहीं खा रहा है। तो बार बार चेकअप होना ज़रूरी है। जब आप हर 10 दिन 15 दिन में चेक करेंगे कि ये दवाई 30 दिन की आई थी, इसमें से 10 ही दवाई क्यों ख़त्म हुई, ये दवाई 30 दिन की थी तो ये 15 तारीख को ही कैसे ख़त्म हो गई, इसको तो 30 तारीख को ख़त्म होना था, तो गलतियों को आप जल्दी पकड़ पाएंगे और आगे के लिए प्रिवेंट कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि पेशेंट एक जैसी दिखने वाली एक दवा के बदले 2 खा लेता है और दूसरी दवा मिस हो जाती है। तो जब आप हर महीने या हर 15 दिन में दवाइयों को रिव्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं, कौन सी दवाइयों में पेशेंट गलती कर रहा है या दवा देने वाला गलती कर रहा है, तो अगली बार आप उसको प्रिवेंट कर पाएंगे ताकि दोबारा प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा हर दवाइयों के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पेशेंट को आप एजुकेट करिए। पेशेंट को पता होना चाहिए कि वो कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए ले रहा है। मान लीजिए अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो उसको दवा लेनी है, और अगर लूज मोशन हो गए तो वो भी वही दवा लेते रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पेशेंट को पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई वो किस लिए ले रहा है और उससे क्या इफ़ेक्ट्स और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कब उसको दवा चालू रखनी है, कब बंद रखनी है, इस बारे में पेशेंट को या उसके दवा देने वाले को पता होना चाहिए। एक ओवरऑल हेल्थ लिटरेसी होनी चाहिए
कि पेशेंट्स और रिलेटिव्स सिर्फ डॉक्टर पर डिपेंडेंट ना हो, उनको सारी चीज़ें थोड़ा पता हो। इस मामले में हमारे चैनल का भी ये अप्रोच रहता है कि हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं ताकि लोग चीज़ों में गलतियाँ ना करें, परेशान ना हो। अगर ये सारी चीज़ों को लोग प्रॉपर वे में समझेंगे, खुद जानेंगे, तो गलतियाँ नहीं करेंगे, डॉक्टर्स पर इतने डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और यदि वो गलतियाँ करते रहेंगे तो उनकी खुद की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इसके अलावा केयर गिवर्स जो हैं, जो पेशेंट को ध्यान देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका एजुकेशन के सेशंस किए जा सकते हैं। मान लीजिए अगर अलग अलग परिवार में किसी जगह सर्वेंट दवाई देता है, किसी जगह कोई बहू बेटी या बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन दवाइयाँ देते हैं पेरेंट्स को, एल्डरली लोगों को, तो उनको एक अलग से क्लास लगाई जा सकती है कि उनको सिखाया जाए कि वो कहाँ गलतियाँ कर सकते हैं और उनको ट्रेन किया जाए कि वो गलतियाँ ना करें। इसके अलावा पेशेंट्स के एडवर्स इफेक्ट्स को भी मॉनिटर करिए कि पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट्स हो तो नहीं रहे। हर 15 दिन या 20 दिन में जब भी पेशेंट या 1 महीने में डॉक्टर के पास जाता है तो कोई पर्टिकुलर दवा से प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या इश्यूज़ है पेशेंट के, उसको सॉर्ट आउट करें ताकि पेशेंट दवाइयाँ बंद ना कर दे। दवाई देने के टाइम फार्मासिस्ट को भी इन्वॉल्व करिए ताकि वो दवाई में प्रॉपर स्टिकर वगैरह लगा के दे कि कौन सी सुबह की है, कौन सी दोपहर की है, कौन सी शाम की है, कौन सी बीपी की है, कौन सी शुगर की है, कौन सी कोलेस्ट्रॉल की है, इमरजेंसी की कौन सी है, इमरजेंसी का किट भी अलग रखें। वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में दवा वाले आपकी मदद कर सकते हैं। यदि कोई पेशेंट एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट कर रहा है, तो वैसे केसेस में आपको प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मेडिसिन में कोई गड़बड़ियाँ ना हो। कई बार क्या होता है कि लोग डॉक्टर्स चेंज करते हैं, शहर चेंज करते हैं, दवाइयों का लिखने का पैटर्न चेंज होता है, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न चेंज होते हैं, कई बार नया पर्चा लोगों का खो जाता है। तो ये सारी चीज़ों में प्रॉपर मेडिसिन का रिव्यू होना चाहिए कि जो दवाई का पर्चा है वो लेटेस्ट है कि नहीं, दवाइयाँ प्रॉपर है कि नहीं, और उसमें कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही। इसके अलावा घर पर दवाइयाँ का तो हमेशा एक एक्स्ट्रा स्टॉक रखें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी दवाइयों में 15 दवाई खा रहे हैं, इसमें 3 दवाई ख़त्म हो जाती है और आप बाहर जा नहीं पाते। एल्डरली लोग हैं, उनको लगता है कि बच्चा आएगा वो ले आएगा, बच्चा 4 दिन तक आता नहीं है या कोई जा नहीं पाता, कोई कारण से बिज़ी है, तो दवाइयाँ मिस हो जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, हमेशा दवाई को एक्स्ट्रा स्टॉक लेके रखिए, भले 10 गोली एक्स्ट्रा रखिए, वो ख़त्म हो जाए तो फिर 10 दिन मतलब 30 दिन के बदले 40 दिन की दवा ले लीजिए, वो ख़त्म हो जाए तो फिर 30 दिन का ले लीजिए। तो 10 गोली आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा रहेगी ताकि अगर कोई कारण से दवाइयाँ आ नहीं पा रही हैं या स्टॉक खत्म हो गया है तो आपको दिक्कत नहीं हो। कई बार फार्मासिस्ट के पास भी स्टॉक खत्म हो जाता है, आप गए कि आज लास्ट दवाई है, अब आप गए दवाइयाँ लेने, दुकान वाले बोलते हैं साहब ये अभी दवाई अवेलेबल नहीं, कल आप आना, परसों आप आना तो मैं मंगा दूंगा। तो वो गड़बड़ हो जाती है कि आपने घर में तो दवाई रखी ही नहीं है और फार्मासिस्ट बोल रहा है दवा उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो वो चीज़ों को सर्कमवेंट करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि दवाइयाँ एडिक्वेट एटलीस्ट 10 दिन की एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों में आप जो फार्मासिस्ट वगैरह है या जो दवाई मंगाने वाले लोग हैं उनसे फ़ोन पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको रिमाइंडर्स दे सकते हैं कि ये दवाई मंगा देना, और एक्स्ट्रा घर पर स्टॉक रखेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। ये सारी चीज़ों में आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो रिमाइंड करने में और लोगों को रिप्लाई करने में, मैसेज करने में थोड़ी मदद कर सकती है। तो आज के टॉपिक पर हमने बात करी, जब कोई पेशेंट मल्टीपल तरह की दवाइयाँ ले रहा है या पॉलीफार्मेसी में परेशान हो रहा है, अलग अलग डॉक्टर्स की दवाई ले रहा है, तो क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है जिससे वो अपने आप को बचा सके दूसरे रिलेटेड गलतियाँ होने से, और उससे रिलेटेड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स उसको ना हो, उसे संभालने में मदद मिले। परेशान हो रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स और गलतियों को कम कर सके और उनसे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स और इश्यूज से बच सके। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।